अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ सुन सकते होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि ये दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस का जो है सिलसिला शुरू हो गया है, तो आज हम जो है अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे ऑनलाइन। मुझे यहाँ तक याद पड़ता है लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो स्मूथिंग वाला टॉपिक कर लिया था ना, ऑल्टरनेटिंग करंट वाला टॉपिक कर लिया था। तो ज़रा मुझे बताएं कि लास्ट टाइम हमारी बात कहाँ पे ख़त्म हुई थी? उसकी वर्कशीट कंप्लीट की थी ना लास्ट टाइम हमने। ठीक है, तो हमारी लास्ट टाइम जो है वो ऑल्टरनेटिव करंट वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब हमारा जो एक टॉपिक बचता है और वो है मेडिकल फिजिक्स का। तो उस पर जरा हम बात कर लेते हैं, मेडिकल फिजिक्स का क्या मसला है। अच्छा जी, तो आज हम जो है मेडिकल फिजिक्स के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। डेट आज 15 मार्च है, ठीक है। 15 मार्च 2021 दिन आज जो है वो मंडे का। अब इसमें जो है टॉपिक का नाम मेडिकल फिजिक्स है। अब देखें, इस बात को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ जब मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा था शुरू में, कि हमारा जो सिलेबस है A2 का, उसमें मेडिकल फिजिक्स नाम का चैप्टर नहीं है, बल्कि कुछ टॉपिक्स हैं, 4 टॉपिक्स, जिनको डिफरेंट चैप्टर्स में मर्ज किया। अब होता ये था कि 2017 से पहले यानी कि 2016 तक जो है ये मेडिकल फिजिक्स का चैप्टर हुआ करता था, और इस चैप्टर में जो है वो 4 जो है वो टॉपिक्स हुआ करते थे। इसमें से एक टॉपिक जो हुआ करता था वो अल्ट्रासाउंड हुआ करता था। दूसरा टॉपिक जो हुआ करता था वो एक्स रेज हुआ करता था। तीसरा टॉपिक जो था वो सिटी स्कैन हुआ करता था। और चौथा टॉपिक था वो क्या होता था? चौथा टॉपिक होता था MRI। ठीक है, लेकिन फिर हमने क्या किया कि 2017 के सिलेबस में इन टॉपिक्स को हमने ख़त्म तो नहीं किया, लेकिन इनको हमने जो है वो चैप्टर को तोड़ के इन टॉपिक्स को डिफरेंट चैप्टर्स में हमने मर्ज कर दिया। मिसाल के तौर पे अल्ट्रासाउंड का हमने पूरा एक अलग चैप्टर बना दिया वेव्स के नाम से, A2 में। AS की वेव्स की बात नहीं कर रहा मैं, A2 की वेव्स की बात कर रहा हूँ। एक्सरेज और सिटी स्कैन दोनों को हम फेंका, दोनों को हमने कहाँ फेंका? दोनों को हमने फेंका क्वांटम फिजिक्स के अंदर फेंका। ठीक है, एक्सरेज और सिटी स्कैन दोनों को उठाकर हमने क्वांटम फिजिक्स में फेंक दिया, जबकि MRI को हमने जो है वो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर डाल दिया। तो अगर आप नए सिलेबस के हिसाब से यानी कि करंट सिलेबस के हिसाब से अगर बुक देखेंगे तो आपको अल्ट्रासाउंड जो है वेव्स के चैप्टर में मिलेगा, एक्सरे और सिटी स्कैन जो है वो आपको क्वांटम फिजिक्स के चैप्टर में मिलेगा, और MRI जो है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में मिलेगा। लेकिन जो है वो जो आपका क्या कहते हैं, लेकिन जो है आपका जो हमारा तरीका वो पुराना वाला ही होगा, क्योंकि मेडिकल फिजिक्स को एक साथ ही पढ़ना बेहतर रहता है। और ये बात ये जो ACI वाले उन्होंने भी रियलाइज कर ली है, क्योंकि उन्होंने जो नया सिलेबस दिया है 2022 का, उसमें उन्होंने दोबारा से इस चैप्टर को मर्ज कर दिया है। ठीक है, अच्छा जनाब, अब हमें 4 चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है, अल्ट्रासाउंड के बारे में, एक्सरेज के बारे में, सिटी स्कैन के बारे में और MRI के बारे में। मैं आपको इन चारों चीज़ों के नोट्स दूंगा, क्योंकि इसमें इतना सारा मटेरियल है कि उसको लिखना पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो नोट्स मैं आप लोगों को अभी राइट नाउ प्रोवाइड करता हूँ। उसमें सबसे पहले अल्ट्रासाउंड की हम बात कर लेते हैं। अल्ट्रासाउंड का हिसाब किताब जो है वो मैं आपको समझाता हूँ क्या है। इससे पहले जरा मैं इसके नोट्स जो है इसमें डाल दूँ बीच में। ऑलराइट, ये अल्ट्रासाउंड के नोट्स हैं और यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड इन डायग्नोसिस। सबसे पहली बात जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये लिखी है कि अल्ट्रासाउंड क्या चीज़ है। अल्ट्रासाउंड जो है वो साउंड वेव्स होती है, बल्कि मैं आपको डायरेक्टली बता ही देता हूँ ताकि पढ़ने का मुझे तकल्लुफ ना करना पड़े।
देखिए अल्ट्रासाउंड बेसिकली क्या चीज़ है, अल्ट्रासाउंड बेसिकली साउंड वेव है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड बेसिकली साउंड वेव्स है। लेकिन आपको पता है कि इंसान जो आवाज़ें सुन सकता है उसकी एक ऑडिबल रेंज होती है, और उसकी जो ऑडिबल रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। लेकिन अगर किसी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी जो ऑडिबल रेंज से बाहर चली जाए, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाए, तो फिर वो आवाज़ कहलाती है अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अगर आवाज़ की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज के अंदर अंदर हो तो वो ऑडिबल साउंड कहलाती है, ऑडिबल बाय ह्यूमन बीइंग। और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो क्या कहलाती है, फिर वो अल्ट्रासाउंड कहलाती है। अल्ट्रासाउंड जो होती है, इसको हम डायग्नोसिस प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे हम किसी पेशेंट का जो है वो कोई ऑर्गन है जो कि इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसके ऑर्गन की तरफ हम जो अल्ट्रासाउंड फेंकते हैं। अल्ट्रासाउंड जो होती हैं वो उस बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती हैं और फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं। तो जब ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं तो डिफरेंट इंटेंसिटीज़ के साथ वापस आती हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि एक जो अल्ट्रासाउंड है, वो टिश्यू से जो है वो फैट के अंदर एंटर हो रही थी और टिश्यू और फैट की बॉडी से टकराकर वापस आई है। और एक जो अल्ट्रासाउंड है, वो टिश्यू और बोन की बाउंड्री से टकराकर वापस आई है। ज़ाहिर है दोनों की जो इंटेंसिटी होगी इसमें फ़र्क होगा। जो अल्ट्रासाउंड फैट से टकराकर वापस आई होगी, उसकी इंटेंसिटी कम होगी क्योंकि फैट ने बहुत सारी अल्ट्रासाउंड को एब्ज़ॉर्ब कर लिया होगा। तो जो टकरा के अल्ट्रासाउंड वापस आएगी उसकी इंटेंसिटी कम होगी। ऑन द अदर हैंड जो बोन से टकराकर वापस आई होगी इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि बोन से इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट ज़्यादा हुई होगी, एब्ज़ॉर्ब कम हुई होगी। तो जब ये रिफ्लेक्टेड जो है अल्ट्रासाउंड वापस आती हैं तो इनकी इंटेंसिटीज़ को जो है हम एक कंप्यूटर में एक जो है वो डिटेक्टर में फीड करते हैं और कंप्यूटर जब इंटेंसिटीज़ को कंपेयर कर कर एक इमेज बनाता है जो कि अल्ट्रासाउंड कहलाता है, जो कि ज़ाहिर है एक आम आदमी देख के नहीं समझ सकता, लेकिन एक टेक्नीशियन या एक जो क्वालिफाइड डॉक्टर होता है वो उस इमेज को देख के बता सकता है कि ये जो अल्ट्रासाउंड है इसका रिजल्ट क्या है। अब सबसे पहली बात ये है कि अल्ट्रासाउंड हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं। अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो हम एक फिनोमेना यूज़ करते हैं, और वो फिनोमेना अगर आपको याद हो तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, समझते हैं पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, ठीक है। ये लफ्ज़ हमने पहले कहाँ पढ़ा है? पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का जो लफ्ज़ हमने पढ़ा है पहले, ये हमने पढ़ा है जनाब आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सेंसर बनाते हैं तो उसके सेंसिंग डिवाइस 4 तरह के होते हैं। एक सेंसिंग डिवाइस हमने पढ़ा था एलडीआर, एक सेंसिंग डिवाइस हमने पढ़ा था थर्मिस्टर, एक सेंसिंग डिवाइस हमने पढ़ा था स्ट्रेन गेज, और चौथा हमने सेंसिंग डिवाइस पढ़ा था जिसे हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो होता है बेसिकली क्या होता है कि उसमें हम एक क्रिस्टल जो है देते हैं, और वो क्रिस्टल किसका होता है, आप पे क्वार्ट्ज का होता है। क्वार्ट्ज का जो क्रिस्टल होता है इसके अंदर जो आयंस की फॉर्मेशन होती है बहुत परफेक्ट होती है, यानी कि नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो एग्जैक्टली पॉजिटिव आयन के सामने लगे होते हैं। तो चूंकि नेगेटिव आयन जो है पॉजिटिव आयन के एग्जैक्टली सामने लगे होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं। लेकिन ये इतना ज़्यादा प्रेशर सेंसिटिव होता है कि इसके करीब अगर आप जाके बोलेंगे, कोई आवाज़ पैदा करेंगे, तो उस आवाज़ की वजह से क्या होगा कि ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। जब ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, एक वोल्टेज पैदा होगा और वो वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप इसका रिवर्स करें, यानी कि अगर आप जो है इस क्रिस्टल को जो है दोनों तरफ एक मेटल की प्लेट लगाकर अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करें, तो उस अल्टरनेटिंग करंट की वजह से क्या होगा कि ये आयन जो है वाइब्रेट करेंगे, और जब ये वाइब्रेट करेंगे तो साउंड वेव पैदा होगा। आसान ज़बान में मैं ये कह रहा हूँ कि जो पीजो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है या जो आपका क्वार्ट्ज का जो क्रिस्टल है, इसकी खास बात क्या है कि अगर आप इसको जो है वो एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ देंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। अगर आप इसको एक एसी जो है ईएमएफ देंगे तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। और ऑन द अदर हैंड अगर आप इसको एक साउंड देंगे, साउंड को एज एन इनपुट देंगे, तो ये आपको आउटपुट पे क्या देगा, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ देगा। हम क्या करते हैं, हम पहले ये करते हैं कि क्वार्ट्ज का जो क्रिस्टल होता है इसको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट देते हैं। जब इसको हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का ऑल्टरनेटिंग करंट देंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज़ पैदा होगी, और वो जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज़ होती है वो अल्ट्रासाउंड होती है। ये अल्ट्रासाउंड जो पेशेंट की बॉडी में जाती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। जब ये वापस आती है तो इसी क्वार्ट्ज के ऊपर जो है अल्ट्रासाउंड आके टकराती है, उससे एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ पैदा होती है, और उस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को हम जो है एक सीआरओ के अंदर या एक कंप्यूटर के अंदर एज एन इनपुट देते हैं, जो कि फिर इस अल्ट्रासाउंड का इमेज बनाता है। यानी कि जो आपका क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है ये एट द सेम टाइम जो है ट्रांसमीटर का भी काम कर रहा है। ट्रांसमीटर का मतलब क्या है कि अल्ट्रासाउंड ट्रांसमिट कर रहा है।
और उसी के साथ साथ ये डिटेक्टर का भी काम कर रहा है, यानी कि जब अल्ट्रासाउंड टकरा कर वापस आती है तो उसको डिटेक्ट भी करता है। तो ट्रांसमीटर का और डिटेक्टर का दोनों का काम करता है। आमतौर पे जब अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है, हालांकि हम जो कि 20 किलोहर्ट्ज से अबव है अल्ट्रासाउंड कहलाती है, बट स्टिल वी डू नॉट यूज अल्ट्रासाउंड इन किलोहर्ट्ज बट वी यूज अल्ट्रासाउंड इन मेगाहर्ट्ज। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वेवलेंथ उतनी कम होगी, और वेवलेंथ जितनी छोटी होगी आपका डिफ्रैक्शन उतना ही कम होगा। ठीक है ना? अल्ट्रासाउंड को फेंकेंगे तो जो सेल्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं उससे टकराकर वो स्प्रेड आउट होगी, इसको आप डिफ्रैक्शन कहा करते थे। इसमें डिफ्रैक्शन अच्छी कब होती है? जब जो है वो स्लिट्स का साइज और वेवलेंथ कंपैरेबल हो। यानी अगर आप फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे साउंड की फ्रीक्वेंसी को तो वेवलेंथ बहुत ही कम हो जाएगी। जब वेवलेंथ बहुत ही कम हो जाएगी तो इससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा फिर ये होगा कि डिफ्रैक्शन का इफेक्ट जो है कम से कम हो जाएगा। अभी जो मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं सारी बातें यहाँ पर जो है लिखी हुई हैं पहले पेज में। ये पहला पेज मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको अंग्रेजी पढ़नी आती होगी और इस पहले पेज को आप अच्छी तरह से गो थ्रू करेंगे। और आगे चलते हैं। उसके बाद जो अगली टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आपको समझनी है वो है कॉस्टिक इम्पीडेंस। अब मैं कॉस्टिक इम्पीडेंस आपको बताता हूँ क्या होता है। देखें भाई, कॉस्टिक इम्पीडेंस क्या होता है? कॉस्टिक इम्पीडेंस ये होता है कि अगर आप एक काम करें, ये तो आपको अच्छी तरह से पता है कि आवाज़, कोई सी भी आवाज़ हो, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, चाहे ऑडिबल हो या चाहे इंफ्रासोनिक हो, कोई भी आवाज़ बगैर मीडियम में तो ट्रैवल नहीं कर सकती। ठीक है? तो अगर एक आवाज़ जो है, इफ अ साउंड ऑफ स्पीड सी, if a sound of speed c travels in a medium of density rho, then कॉस्टिक में जरा चेक करो यार, सिंगल सी आता है डबल सी आता है? गूगल करके चेक कर लो। अभी पीछे लिखा हुआ है ना कॉस्टिक इम्पिडेंस, सिंगल सी है, डबल सी नहीं है। then कॉस्टिक इम्पिडेंस of the medium, इसको z से शो करेंगे, is equal to z is equals to rho c। यानी किसी भी मीडियम की कॉस्टिक इम्पिडेंस को हम z से शो करेंगे और कॉस्टिक इम्पिडेंस बराबर है z मल्टीप्लाई बाय c। यानी कॉस्टिक इम्पिडेंस जो z और c का z और c का प्रोडक्ट होने का मतलब ये है कि जो कॉस्टिक इम्पिडेंस है वो डेंसिटी ऑफ मीडियम एंड स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम के प्रोडक्ट के बराबर है। तो किसी भी मीडियम में जो स्पीड ऑफ साउंड है या स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड है उसको अगर आप उस मीडियम की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो मीडियम की कॉस्टिक इम्पिडेंस आ जाती है। ठीक है? तो ये कॉस्टिक इम्पिडेंस हो गया। उसके बाद अगली चीज है उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है? अगली जो काम की चीज है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है? अगली काम की चीज कहलाती है इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। फर्स्ट करें कि ये एक मीडियम है जिसमें अल्ट्रासाउंड ट्रेवल कर रही है, इसका नाम है मीडियम 1 और ये बाउंड्री है और इस बाउंड्री के बाद है मीडियम 2 जिसमें अल्ट्रासाउंड जो है जाएगी। अब ये इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड है जो कि मीडियम की बाउंड्री से टकरा रही है। इसका एक हिस्सा जो है वो दूसरे मीडियम में चला जाएगा और एक हिस्सा जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा। तो अगर फर्स्ट कह रहे हैं कि आई का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड, आई का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड इंसिडेंट ऑन बाउंड्री, यानी मीडियम 1 और मीडियम पर जो इंटेंसिटी टकराई है वो आई है। आई आर का मतलब क्या है? आई आर का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्टेड, यानी कि इंटेंसिटी
आई टी का मतलब आई ऑफ अल्ट्रासाउंड ट्रांसमिटेड, यानी कि वो इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड की जो कि ट्रांसमिट हो गई। आसान जबान में जब आप एक मीडियम, दो मीडियम की बाउंड्री पे कुछ अल्ट्रासाउंड फेंकेंगे तो उसका एक हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एक हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाएगा वो आईटी है, यानी इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड ट्रांसमिटेड, और जो हिस्सा रिफ्लेक्ट हो रहा है वो क्या है, वो जो है इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्टेड, और जो आपने फेंकी थी वो आई थी। तो पहली बात तो ये है कि कॉमन सेंस के हिसाब से आई किसके बराबर होना चाहिए, आई बराबर होना चाहिए आई आर प्लस आई टी के, यानी कि कुछ इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हो जाएगी वो आई टी कहलाएगी, कुछ इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो आई आर कहलाएगी, और दोनों का सम जो है वो एक्चुअल इंटेंसिटी आई कहलाएगी। अब अगर आप ऐसा करें कि जो इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट हो रही है और जो इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड ओरिजिनल थी, इंसिडेंट थी, उसका रेशो निकालें, तो ये रेशो क्या कहलाता है, ये रेशो क्या कहलाता है, इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। ये रेशो क्या कहलाता है, ये रेशो कहलाता है इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। और समय पता चलता है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट हुआ है। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि अगर आई आर अपॉन आई का आंसर जो है वो 0.5 आता है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि 50% इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड, यानी कि आधी इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट हो गई और बाकी आधी क्या हो गई, बाकी जो है एब्जॉर्ब हो गई। या फिर आई आर अपॉन आई का आंसर जब आपका 0.1 आता है, इसका मतलब है कि 10% जो है रिफ्लेक्ट हो गई, बाकी 90% क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। या फर्स्ट करें अगर आई आर अपॉन आई का आंसर जो है वो 0.95 आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 95% जो है रिफ्लेक्ट हो गई और सिर्फ 5% जो है एब्जॉर्ब हुई है। तो ये आई आर अपॉन आई जो है बेसिकली ये आपको फ्रैक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड बताता है जो कि रिफ्लेक्ट होगी। अब अगर आपको मैथमेटिकली ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, आपको मैथमेटिकली चीज़ें कैलकुलेट करनी हो, फर्स्ट करें तो मीडियम 1 है, इसका कॉस्टिक इम्पीडेंस है Z1। अभी हमने कॉस्टिक इम्पीडेंस को डिफाइन किया है, कॉस्टिक इम्पीडेंस को हम Z से शो करते हैं, और कॉस्टिक इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है, मीडियम की डेंसिटी और मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड का प्रोडक्ट। तो जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं Z1, उसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड कुछ होगी और उसकी डेंसिटी भी कुछ होगी। ऐसे ही दूसरा मीडियम जिसके अंदर कुछ इंटेंसिटी ट्रांसमिट हुई है, उसके कॉस्टिक इम्पीडेंस को हम Z2 कह देते हैं। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि अगर आप आई आर अपॉन आई कैलकुलेट करने जा रहे हैं, अगर आप आई आर अपॉन आई कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो आई आर अपॉन आई कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा कि आप Z1 में से पहले Z2 को माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर आएगा, और फिर आप Z1 में Z2 को प्लस करेंगे, उसका भी स्क्वायर लेंगे। तो Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, इसके जरिए जो है आई आर अपॉन आई यानी कि आप इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मालूम कर सकते हैं, यानी कि ये मालूम कर सकते हैं कि कितने परसेंट इंटेंसिटी जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि ये एक मीडियम है, अब यहाँ से जो है वो कुछ इंटेंसिटी जो है वो आके टकराती है, उसको हम आई कहते हैं, और कुछ इंटेंसिटी टकरा कर वापस चली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आई आर कहते हैं। अब जो पहला वाला मीडियम है, फर्स्ट का इसका जो कॉस्टिक इम्पीडेंस है वो है 2.3 एक्सपोनेंट 6, जबकि दूसरा जो इसका कॉस्टिक इम्पीडेंस है मिसाल तौर पर 3.1 एक्सपोनेंट 6। अब हम ये देखना चाहते हैं यहाँ पे कितने परसेंट जो है रिफ्लेक्शन होगा, तो आप आई आर अपॉन आई का फॉर्मूला लगाएंगे, आई आर अपॉन आई का फॉर्मूला लगाएंगे, आई आर अपॉन आई का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो क्या है, वो है Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। अब Z1 की वैल्यू है 2.3 एक्सपोनेंट 6 माइनस 3.1 एक्सपोनेंट 6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2.3 एक्सपोनेंट 6 प्लस 3.1 एक्सपोनेंट 6 का होल स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है, कैलकुलेटर निकालें सब लोग, सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। 10 की पावर 6 को इग्नोर कर दिए, कैंसिल आउट हो जाएगी। करें डिवाइड बाय का होल स्क्वायर कर लें, बस क्या
2.1 ऑफ रिफ्लेक्ट, तो यहाँ पर 2% इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट होगी, बाकी 98% जो है वो क्या हो जाएगी, 98% जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। 2.1% जो इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट होगी और बाकी 98% जो है वो बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगी। ये मतलब हुआ इस बात। लेकिन इस चीज को सामने रखते हुए एक छोटा सा जो सोल्यूशन है, एक छोटा सा कैलकुलेशन करें आप लोग जरा फटाफट। तो इस सोल्यूशन की बेसिस पे मैं आपको कुछ एक टेक्निकल चीज समझाऊंगा। सोल्यूशन ये है कि दो सिचुएशन है। कितनी सिचुएशन है? दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन ये है जहाँ पर दो मीडियम है। पहला मीडियम हमारे पास जो है वो क्या है? पहला मीडियम हमारे पास जो है वो है एयर, और दूसरा मीडियम हमारे पास क्या है? दूसरा मीडियम हमारे पास है मिसाल के तौर पर टिश्यू। ये ह्यूमन टिश्यू की बात हो रही है, जो बॉडी टिश्यू होता है ना, उसकी बात हो रही है। अच्छा, इसका जो जेड है, एयर का जो जेड है वो है 4 एक्सपोनेंट 4 एक्सपोनेंट में ख्याल से कर लें इसको, 4 एक्सपोनेंट 3 कर लें इसको, बल्कि मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखता हूँ, बुक वाली वैल्यू। बुक में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इसकी वैल्यू लिखी हुई है 0.004 एक्सपोनेंट 6। इसकी बात है, इसकी यूनिट जो बनती है किलोग्राम। लेकिन इस यूनिट क्या बनेगी? जेड की यूनिट बनेगी, डेंसिटी आप नापते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, और स्पीड आप नापते हैं मीटर पर सेकंड में। तो यूनिट बनेगी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये बनेगी यूनिट। तो बाल इसका जो है किलोग्राम मीटर माइनस 2 सेकंड माइनस, इसका जेड आ गया। टिश्यू का जेड मेरे ख्याल से तकरीबन होगा 1.63 एक्सपोनेंट 6 किलोग्राम मीटर माइनस 2 सेकंड माइनस। तो फिर दूसरी एग्जांपल में क्या हो? दूसरी एग्जांपल में पहला मीडियम जो है आपका वो एयर नहीं है, बल्कि पहला मीडियम जो है वो आपका वाटर है। और वाटर के लिए जेड की वैल्यू है वो है 1.5 एक्सपोनेंट 6 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो फिर दूसरा मीडियम आपका सेम है, और दूसरा मीडियम आपका क्या है? दूसरा मीडियम आपका वही टिश्यू है, और इसका जो जेड है वो कितना है? वो है 1.63 एक्सपोनेंट 6 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब आपको करना ये है कि पहले वाले पेयर ऑफ मीडियम के लिए आई आर अपॉन आई निकालें, और फिर दूसरे वाले मीडियम के लिए आई आर अपॉन आई निकालें। कितना? चलें फटाफट ये सॉल्व करें जल्दी से सब। पहले वाले मीडियम के लिए आई आर अपॉन आई कितना होगा? दूसरे वाले मीडियम के लिए आई आर अपॉन आई कितना होगा?
ठीक है भाई, तो अब जरा इनका आंसर बताएं मुझे। पहले का आंसर क्या है? पहले का आंसर 0.99 आया। दूसरे का आंसर क्या है? 0.002 कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो आई आर है वो बराबर होगा 0.99 आई के। 0.99 आई का मतलब है 99% ऑफ आई। ठीक है, जबकि इस वाले केस में जो आई आर बराबर है 0.002 आई के, यानी कि इसको परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो हो जाएगा 0.2% ऑफ आई। विच मीन्स कि जब एयर आपकी अल्ट्रासाउंड जो है एयर से टिश्यू में जाती हैं, जब आपकी अल्ट्रासाउंड एयर से टिश्यू में जाती हैं तो 99% जो है रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। 99.9% रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। मुश्किल से जो है 1% से कम रेज जो है अंदर ट्रांसमिट हो पाती हैं। और जब आपकी रेज जो हैं, अल्ट्रासाउंड की वेव्स जो हैं वाटर से टिश्यू में जाती हैं तो सिर्फ 0.2% जो रिफ्लेक्ट होती हैं, बाकी 99.8% जो है वो टिश्यू में चली जाती हैं। यही रीज़न है जिसकी वजह से फिर एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? वो कॉन्सेप्ट कहलाता है कपलिंग मीडियम का। क्या कहलाता है? कपलिंग मीडियम का। अब देखें, अगर आप में से कभी किसी को खुदा ना खास्ता कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ हो, कोई कोई किडनी में दर्द हुआ हो, कोई पेट में दर्द हुआ हो, कोई एब्डोमेन में कोई इशू हुआ हो कभी ज़िंदगी में, तो हो सकता है कि आप में से किसी ने कभी जो है अल्ट्रासाउंड का एक्सपीरियंस हुआ हो आपको। तो जब आपका टेक्नीशियन अल्ट्रासाउंड करता है तो फर्स्ट करें कि अगर ये एक ह्यूमन बॉडी है, पेशेंट की बॉडी है, और उस पर जो अल्ट्रासाउंड करना है उसको टेक्नीशियन को, तो वो आपकी बॉडी में डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड का प्रोब रखकर जो है वो अल्ट्रासाउंड नहीं करेगा कभी भी। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर वो डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड का प्रोब जो आपकी बॉडी पे रखकर अल्ट्रासाउंड करेगा तो अल्ट्रासाउंड जो है वो एयर से आपकी बॉडी में जा रही होगी, यानी कि पहला वाला केस होगा। पहला मीडियम क्या हो जाएगा? एयर। और दूसरा मीडियम क्या हो जाएगा? टिश्यू। इसमें क्या होता है? 99% अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो आपकी 99% जो अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट हो जाएगी और बॉडी के अंदर अल्ट्रासाउंड जाएगी नहीं, तो अल्ट्रासाउंड आएगा ही नहीं। तो यही वजह है कि जो टेक्नीशियन होता है वो अल्ट्रासाउंड करने से पहले एक जेल लगाता है। मतलब आपके जब बॉडी का अल्ट्रासाउंड होगा तो जिस बॉडी पार्ट का अल्ट्रासाउंड हो रहा होगा पहले उसके ऊपर एक जेल लगाया जाएगा। वो जेल जो होता है बेसिकली कुछ भी नहीं होता, बस वो वाटर होता है, वाटर जेल होता है वो। तो उससे क्या होता है कि जब आपका जो है वो अल्ट्रासाउंड का प्रोब जो है वाटर जेल के अंदर रखेगा टेक्नीशियन, तो अल्ट्रासाउंड फिर हवा से टिश्यू में नहीं जा रही होगी, तो अल्ट्रासाउंड जो वाटर से टिश्यू में जा रही होगी। और ये कैलकुलेशन अभी करने का मकसद यही था कि आपने देखा जब वाटर से टिश्यू में अल्ट्रासाउंड जाती है तो 99.8% एब्जॉर्ब हो जाती है, सिर्फ 0.2% रिफ्लेक्ट होती है। तो इसलिए जो है आपको यहाँ पर जेल यूज करना पड़ता है बिफोर यू टेक द अल्ट्रासाउंड ऑफ अ पेशेंट। ये जो जेल है, ये जेल बेसिकली क्या कहलाता है? ये कपलिंग मीडियम कहलाता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के प्रोब को और आपके बॉडी को आपस में जो है ये जो है कनेक्ट करता है, इसलिए इसको हम कपलिंग मीडियम। तो एग्जामिनर कई दफा सवाल ये पूछ चुका है कि जो कपलिंग मीडियम है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो भाई कपलिंग मीडियम की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप कपलिंग मीडियम यानी कि जेल यूज नहीं करेंगे जो जो वाटर की बनी हुई होती है, तो फिर अल्ट्रासाउंड जो है एयर से डायरेक्ट बॉडी में ट्रांसफर होगी, और एयर से टिश्यू में जाते वक्त जो है 99% जो है अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट हो जाती है। चीज़ हम कैलकुलेशन से साबित कर चुके हैं पहले ही। तो लिहाजा जो है ज़रूरत इस बात की है कि आप वाटर की जेल यूज़ करें, और इस कैलकुलेशन में हमने देखा है कि अल्ट्रासाउंड जो है मैक्सिमम ट्रांसमिट होती है और बहुत ही छोटा सा पोर्शन उसका रिफ्लेक्ट होता है। अब इस चीज़ पर नज़र डालने थोड़ी सी कि एयर के केस में मेजॉरिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स रिफ्लेक्ट क्यों हो रही थी, और वाटर के केस में मेजॉरिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव्स जो वो ट्रांसमिट क्यों हो रही थी। उसकी इस बात का जो जवाब है वो जेड की वैल्यूज में छुपा हुआ है। मिसाल तौर पे अगर आप एयर का जेड देखें तो वो सिर्फ 0.004 है इंटू 10⁻6, और टिश्यू का जो जेड है वो 1.63 है इंटू 10⁻6, तो इसमें बहुत फर्क है। ऑन द अदर हैंड अगर आप वाटर और टिश्यू का देखें तो वाटर का 1.5 है और टिश्यू का 1.6 है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो अब मुझे इस सवाल का जवाब दें कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैक्सिमम अल्ट्रासाउंड जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो, तो दोनों जेड की वैल्यूज में फर्क ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? इस वक्त का जवाब ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि ज्यादा अल्ट्रासाउंड जो है ट्रांसमिट हो, बॉडी में एब्जॉर्ब हो और बहुत ही कम रिफ्लेक्ट हो, तो दोनों जेड की वैल्यूज में फर्क बहुत कम होना चाहिए। जैसे कि वाटर टिश्यू की जेड की वैल्यू में बहुत कम फर्क था, तो इसलिए ज्यादा अल्ट्रासाउंड ट्रांसमिट हो गई, बहुत कम रिफ्लेक्ट हुई। लेकिन एयर और टिश्यू की जेड की वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क है, तो इसलिए 99% से भी ज्यादा जो अल्ट्रासाउंड है वो रिफ्लेक्ट हो गई, और एक बहुत ही छोटा पोर्शन जो है वो इसका ट्रांसमिट हुआ।
ठीक है जी। तो मकसद कहने का ये है कि ये वजह है कि जिसकी वजह से जो है वो आप जो कपलिंग मीडियम यूज करते हैं, यानी कि वाटर की जो है वो जेल यूज करते हैं। ठीक है। तो इसके बाद जो है इसमें अल्ट्रासाउंड में कपलिंग मीडियम के बाद जो है कोई थोड़ा सा इसका जो है वो ये प्रोसीजर बताया हुआ है कि किस तरह से अल्ट्रासाउंड जो है वो आप करते हैं। तो उससे दो तरह के स्कैन होते हैं, ए स्कैन होता है और एक जो होता है बी स्कैन होता है। इसमें सारी जो कहानियाँ ये सब लिखी हुई हैं, आप जो है इसको पढ़ें अच्छी तरह से, 2-4 दफ़ा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह पक्का होगा। जो असल काम की चीज़ थी, जो कैलकुलेशन थी, जो टेक्निकल बातें थी, वो मैंने आपको सारी करवा दी। तो दैट इज़ ऑल अबाउट अल्ट्रासाउंड। ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड पे जो आपकी बात जो है वो क्या हो गई, अल्ट्रासाउंड पे आपकी बात जो है मुकम्मल हो गई। ठीक। तो मेरा ख्याल ये है कि अल्ट्रासाउंड पर अगर आप थोड़ा-सा जो इसके नोट्स अच्छी तरह से पढ़ लें, तो उसके बाद जो है फिर एक वर्कशीट है जो कि आपको सॉल्व करनी चाहिए, जो कि आपकी बुक 4 में ही है। और वो वर्कशीट आपकी जो है ये अल्टरनेटिव करंट के फॉन्ट बाद वाली वर्कशीट होगी। तो वर्कशीट आप लोग सॉल्व करें। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ताकि दूसरा टॉपिक जो फिर ना बीच में रह जाएगा। तो कल इंशाअल्लाह मैं आपको एक्स-रेज़ करा दूँगा इसी तरह से। तो एक्स-रेज़ भी हो जाएगी, बाकी सीटी स्कैन और एमआरआई एक ही दिन में हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह इस वीक में आपका ये टॉपिक भी निबट जाएगा, चैप्टर निबट जाएगा। ठीक है। तो बस आप लोग जो बस अब ये लेक्चर को पढ़ें अच्छी तरह से, लेक्चर मैं भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, और उसकी वर्कशीट को सॉल्व करें। तो उसकी वर्कशीट में जो प्रॉब्लम्स होंगे वो हम कल डिस्कस कर लेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है जी।